निश्चित रूप से जैसे ऐसे गौ तस्करों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और कोर्ट भी संवेदनशील है और सरकारों को भी संवेदनशील रहना चाहिए। और निश्चित रूप से पिछली सरकार ने इस मामले में क्यों लापरवाही की, ये उन्हीं को आप उनके नेताओं को पूछना चाहिए। लेकिन इसमें गोवंश के मामले में कोई राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सबके लिए गो हमारी माता है, पूजनीय है। गाय पर निबंध याद है? गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है। जो नहीं लिखा वो है गाय वोट दिलाती है। सियासी क्लास में ये लाइन तेरी गाय मेरी गाय की जंग में बदल जाती है और फिर प्रश्न उठता है कि किसकी काऊ से दोस्ती, किसका काऊ से बैर। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। हुआ यह है कि एक गौ तस्करी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वजह वकील का पेश न होना। कांग्रेस ने इशू लपक लिया, बीजेपी ने पलटवार कर दिया। पब्लिक रेस्पॉन्स समझ से परे है, पब्लिक ने खुद इसे वोटों से जोड़ दिया। अभी बीजेपी एक अच्छे जवाब की तैयारी कर ही रही थी कि कांग्रेस वोटर्स के निशाने पर आ गई। प्रश्न वही रह गया, किसकी काऊ से दोस्ती, किसका काऊ से बैर। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता चेतन राजपुरोहित जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी मेरे साथ हैं और संजय महिला जी सीनियर एडवोकेट हैं भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। संजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तो मुझे ना थोड़ा सा ये कोर्ट का ऑर्डर समझाइए जो इतना हाईलाइटेड है। स्वप्निल जी 2021 फरवरी का मामला था और राजस्थान के अंदर एक गंगापुर सिटी से एक ट्रक जा रहा था कंटेनर। उसके अंदर नादोती का जो इलाका है करौली का, वहाँ पर पुलिस ने उस ट्रक की चेकिंग के दौरान उसमें 26 वहाँ गोधन जो थे गोवंश वो मिले। उनमें कुछ 3-4 बछड़े भी थे उस दौरान। और ये पाया गया कि ये इस ट्रक कंटेनर को तस्करी के तौर पर ये राजस्थान से बाहर लेके जा रहे थे। मुकदमा दर्ज होता है, 2 गिरफ्तार होते हैं, एक ड्राइवर और एक उसके साथ में जो बंदा था वो। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला गया है नजीम खान का, ये उस वक्त 2021 से ही फरार चल रहे थे और अभी इस वर्ष 30 अप्रैल को इन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद में इनके अधीनस्थ न्यायालय के अंदर वहाँ जमानत लगी, खारिज हुई। उसके पश्चात माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जमानत लगी। उस वक्त ये देखते हुए सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि इसके खिलाफ 7 अन्य मुकदमे इसी तरह के लंबित हैं या ट्रायल है या रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये आदतन अपराधी है। मामला उस आधार पर खारिज हुआ। नजीम खान इस मामले के अंदर अभियुक्त जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस वक्त सरकार को नोटिस जारी किया, क्योंकि संबंधित पक्षकार को जारी करते हैं विधिवत रूप से। अब ये जब मामला 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आया तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा कि राजस्थान सरकार को नोटिस जारी हो गए, लेकिन सरकार की ओर से जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो उपस्थित नहीं थे। इस दौरान यह तथ्य सामने आने से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनके जो 7 केसेस थे उनका विवरण कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या और भी कोई इस तरीके के मामले इस 2 साल में हुए हैं, वो रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अच्छा फैसला देते हुए ये कहा, कंडीशनल बेल दिए कि भविष्य में इसको अनिश्चित काल तक तो इसको जुडिशियल कस्टडी में रखा नहीं जा सकता, ना ही भविष्य के अंदर इस तरह के अगर कोई ये कुछ करेगा तो इसकी बेल निरस्त करके इसको वापस कस्टडी में लिया जाएगा और हर तारीख पेशी पर ये ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होगा। ठीक है संजय जी, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले पार्षद इमरान सैफी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और यशवर्धन भाई मैं चाहूंगा कि आप इस फोनों को बहुत ध्यान से सुने। इमरान जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। इमरान जी, इमरान सैफी जी सुन पा रहे हैं? इमरान भाई, हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूँ सर जी। स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ धन्यवाद सर। इमरान भाई, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं समझना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर भी आपने पोस्ट किया है। मैं पूछना चाहता हूं, टीकाराम जूली ने जो बात कही वो लगभग फैक्ट्स पर आधारित है, फिर उस पर आपत्ति क्या थी आपको, या नाराजगी क्यों? जी सर, नाराजगी ये है कि इस जो वाक्य को वक्तव्य को जो आदमी कह रहा है वो कांग्रेस का एक अपोजिशन लीडर है विधानसभा में। हाँ। ठीक है। और हमारी समाज, मुसलमान समाज 101%
कांग्रेस को वोट करती है। अगर बीजेपी का कोई नेता इस जमानत का विरोध करता तो हम लोग मानते कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, उनका तो काम है हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति करना। लेकिन कांग्रेस का एक अपोजिशन का लीडर, विधानसभा में विपक्ष का नेता इस बात को कह रहा है मुसलमान की एक जमानत का विरोध कर रहा है, वो एक समझ से बाहर है। और इसका उस पर गौ तस्करी का आरोप है इमरान भाई, उस पर गौ तस्करी का आरोप है, चलते हुए वो मुसलमान होने से पहले उस पर गौ तस्करी का आरोप है। शायद जी, और शायद टीकाराम जूली जी बोल रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो जीत के आते हैं वो मुसलमानों के बलबूते पे जीत के आते हैं और उनको अगले चुनाव में पता लग जाएगा इस चीज का। अच्छा नहीं, लेकिन इमरान भाई 2 सेकंड, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वो आप जिसे मुसलमान कह रहे हैं वो मुसलमान होने से पहले उस पर गौ तस्करी का आरोप है। भाई साहब, अगर गौ तस्करी का आरोप होता तो राज्य सरकार ने अपना वकील क्यों खड़ा नहीं किया उसके खिलाफ? यही तो टीकाराम जूली लिख रहे हैं। भाई टीकाराम जूली जमानत का विरोध कर रहे हैं, टीकाराम जूली एक तीर से दोनों चीज साध रहे हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये, अगर गौ तस्कर था तो सरकार को उसके खिलाफ करके मैं वकील खड़ा करना चाहिए था। वकील वो खड़ा कर नहीं पा रहे हैं, जमानत हो रही है तो टीकाराम जूली उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और वो कांग्रेस के लीडर हैं, तो कांग्रेस के लीडर को, कांग्रेस का लीडर अगर मुसलमान की जमानत का विरोध करा तो एक तरीके से वो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, आप नगर परिषद हिंडौन से पार्षद हैं? जी हाँ। और आप खुद कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते हैं? जी हाँ। ठीक है इमरान भाई, अगर आप चाहें तो आप, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का इस पर रिएक्शन ले रहा हूं, आप चाहें तो आप जुड़े रह सकते हैं और उनकी जवाब को सुन सकते हैं। जी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। यशवर्धन भाई, ये तो उल्टा पड़ गया जी। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक मुस्लिम पार्षद हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम आदमी को जमानत मिल गई तो दिक्कत क्या है? समर्थन कर रहा हूँ, बाकी मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, लेकिन पहले मैं कांग्रेस पता मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के सभापति के साथ मैं अभी भी इंदौर नगर परिषद में साथ में हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है हाँ, कि मुसलमान 100% से ज्यादा 101% कांग्रेस को वोट करता है। कांग्रेस का कोई लीडर मुसलमानों के जी इमरान भाई, आपकी बात आ गई, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कांग्रेस का। यशवर्धन जी, आपने सुना होगा फोनों का पोर्शन, मुझे समझ में नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ ये सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली स्थिति बन गई। मैटर करेक्ट उठाया लेकिन वो भी पक्ष में नहीं जा रहा है। स्वप्निल जी, हाँ। ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो राज्य सरकार की नेग्लिजेंसी का मैटर है, ये हिंदू या मुस्लिम का मैटर नहीं है। अगर राज्य सरकार पैरवी नहीं करेगी कोर्ट्स में तो अपराधी छोड़े जाएंगे, उनको बेल मिलती रहेगी, उनके हौसले बुलंद होंगे। इसमें हिंदू या मुसलमान कहां से बीच में आ गया? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान किसी अपराधी का पक्ष लेने के लिए खड़ा होगा। अपराधी से सरकार वकील खड़ा करती उसके खिलाफ। हाँ, तो करना चाहिए था ना। राज्य सरकार की लापरवाही की बात चल रही है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं चल रही है। अपराधी नहीं बता सकते अभी, ये तो अरे एक तरीके से है, वो देश में माहौल बना है हिंदू मुसलमान का, 7 मामलों में उसके आधार पर आरोप बता सकते, लेकिन साबित नहीं कर पाई सरकार, भी साबित नहीं कर पाई। और नहीं, लेकिन इमरान भाई देखिए, कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इस बात को रीड किया था कि भाई 7 इस तरह के मामले हैं, वो आदतन अपराधी है इसलिए उसको जमानत नहीं मिल सकती। इसमें कांग्रेस बेल का विरोध कर रही है, ये थोड़ा समझ से परे जरूर हो जाता है। लेकिन यशवर्धन भाई, मुस्लिम्स के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि आप एक मुसलमान की जमानत का विरोध कर रहे हैं, और ये एकमात्र रिएक्शन नहीं है जो इमरान सैफी दे रहे हैं। देखिए, एक आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ कोर्ट को जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें बाधा पड़ी है क्योंकि राज्य सरकार ने अपना वकील नहीं खड़ा किया। ठीक है, तो ये तो बात तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर और बिल्कुल लीगल बात चल रही है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया बीच में? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान जो भी भारतीय संविधान में विश्वास करता है, न्याय प्रक्रिया में विश्वास करता है, वो किसी अपराधी के साथ इसलिए खड़ा हो जाएगा कि वो उसके धर्म का है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत सोच है। ठीक है, कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है एक एक्यूज की, जिसके ऊपर 7 मुकदमे पहले से हैं, जिसको पकड़ा गया और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उसको बेल मिल गई। ठीक है, तो ये बात राज्य सरकार की लापरवाही की चल रही है। ठीक है इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका सवाल था, कांग्रेस तक पहुंचना था, मैंने पहुंचाने की कोशिश की और कांग्रेस का जवाब भी आपको मिल चुका है। बहरहाल चेतन राजपुरोहित जी, ये मंत्री जी का ना रिएक्शन थोड़ा सा ना, मुझे आप समझाओ, आप ये इसका पिछली सरकार से क्या लेना देना है? पिछली सरकार के वक्त का तो मैटर था, अभी तो जो वकील वहां पर होंगे वो तो राजस्थान सरकार के वकील होंगे। ऐसा क्या कर रहे थे कि वो नहीं पेश हो पाए सुप्रीम कोर्ट में? स्वप्निल जी, जो हुआ है, जो वकील पेश नहीं हुआ है, उसकी भी जांच होगी और सरकार ने फैसला भी लिया। जहां तक मेरे पास सूचना है
पुनर्विचार याचिका भी सरकार दायर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। पर सांप तो पहली निकल गया बात। ना दादा, अब आप जितना भी लकीर पीटते रहे। दूसरी मैं आता हूँ, स्वप्निल जी, मैं उसी पे आता हूँ। पूरी डिटेल से हमारे साथी वकील साहब ने सारी चीज बता दी, कब एफआईआर रोज दर्ज हुई थी, कब गिरफ्तारी हुई। नहीं, मैं इसीलिए हाईकोर्ट उनको में बिठाया क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली में आप क्या लोग हुआ। फिर कहाँ पे ले जाओ बात को मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने एक वकील को बिठाया। हाँ मैं आता हूँ ना, हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, वो पार्टी आज गाय के ऊपर बात कर रही है, गाय के अपराधियों पे बात कर रही है, जिसका चुनाव एक समय के अंदर 2 बैल की जोड़ी हुआ करता था। उसके बाद में गाय बछड़ा हुआ, उसके बाद में फिर चेंज हुआ हाथ का निकाल। ठीक है, पार्टी का अंदरूनी मामला जो चेंज करे वो करे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब से भजनलाल जी की सरकार राजस्थान के अंदर आई है, 428.29 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिए हैं। नहीं दिए नहीं है, 108 मोबाइल के अनाउंसमेंट तर्ज हुआ पर है, बढ़े एक मिनट दिए नहीं है। नहीं चेतन भाई देखिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। मैं कह रहा हूं अभी अनुदान मिलना चालू हुआ है, बहुत से गौशाला है जो अभी भी अनुदान का इंतजार कर रही है। फिगर बता रहा हूँ, मैं जो फिगर बता रहा हूँ स्वप्निल जी, आप चैलेंज करना ना, कोई दिक्कत नहीं है। 108 की तर्ज पर जो हम लोगों ने शुरू किए, वो पिछली 1962 जो शुरू किया हम लोगों ने, उसके अंदर आप देखिए 248 मोबाइल एम्बुलेंस गौवंश के लिए हम लोगों ने शुरू किया, रिजेंडी देखा के रवाना किया है हम लोगों ने नंदी शालाओं के लिए। नहीं, जहां तक आपने अनुदान की बात की, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर अगर पॉसिबल है तो आलोक सिंघल जी को फोन लाइन पर आप लें। ये श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सीईओ हैं, अनुदान को लेकर वो स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे, ताकि आज दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं उनको फोन लाइन पे ले रहा हूं, पीसीआर आलोक सिंघल जी को फोन लाइन पर आप ले लें। अगर वो लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फोन पर वो जवाब देंगे। लेकिन चेतन भाई सुनिए, चेतन भाई, पानी फिरना क्या होता है? तब पूरी मेहनत पर पानी फिरना क्या होता है? यही तो होता है कि एक वकील सुप्रीम कोर्ट न पहुंच पाए और गौ तस्करी का आरोपी जमानत लेकर चला जाए। यही होता है ना पूरी मेहनत पर पानी फिरना। मैंने शुरुआत इसी से की है स्वप्निल जी। हाँ, तो फिर गया ना, आप क्या अच्छी बात गिना रहे हैं? फिर क्या पानी? नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। मैंने यही आपको शुरू में कहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बार देखिए, नेग्लिजेंसी क्या है, जो एक बार हो सकता है वो दूसरी बार भी हो सकता है, वो कई और केसेस में भी हो सकता है। नहीं स्वप्निल जी, जहाँ पर कोई गलती होने की संभावना है तो ठीक करने का काम सरकार कर रही है। तो गलतियां हो रही हैं, मैं यही कह रहा हूँ, गलतियां हो रही हैं। जो गौवंश के लिए लड़ाइयां लड़ती है, हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है, हम लोगों ने इसीलिए तो आश्चर्य हो रहा है। ऊपर ये आरोप लगाना, गाय के सबसे बड़े भक्त के तौर पर आप लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, और आज एक ऐसा इंसिडेंस आता है जिससे आपकी गौ भक्ति पर सवाल उठ जाते हैं। आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? अरे स्वप्निल जी, मैं मेरी बात यही तो कह रहा हूं मैं, कि पुनर्विचार याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? अरे पर मैं ये पूछ रहा हूं, पहली बार की गलती हुई ही क्यों? सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि गलती हुई ही क्यों? वहां पर वकील इन्हीं इश्यूज के लिए बैठे हैं ना। मैं मान रहा हूं ना आपकी बात, इसीलिए तो पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है। क्यों करती सरकार? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार कृत संकल्पित है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है गौवंश के लिए, और हम ऐसा कोई काम इस राजस्थान की भूमि पर नहीं होने देंगे, सरकार नहीं होने देगी। राजस्थान की भूमि पर तो हुआ ही नहीं, ये तो दिल्ली में हुआ। जिन लोगों की गिरफ्तारी, स्वप्निल जी गिरफ्तारी कब हुई है बताइए मेरे को? 21 में मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, 2 सेकंड, उन्होंने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो एब्सकॉन्डिंग थे, 2021 से फरार थे, उन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर आदमी तभी करता है जब प्रेशर बनता है, गिरफ्तारी की संभावना बढ़ जाती है, तब तो अगर आप अपने सारे काम छोड़ के इसी एक केस को सॉल्व करने के पीछे थे महाराज। नहीं चेतन भाई सुनिए, अगर आप अपने सारे काम छोड़ के इसी एक केस को सॉल्व करने के पीछे थे तो फाइनल मोमेंट पे वकील को वहां पहुंचना चाहिए था ना। आप ऐसे कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? मैंने स्वप्निल जी यही तो कहा है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टिफाई करना क्या ठीक नहीं है क्या? क्यों ठीक नहीं है? पुनर्विचार याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? ठीक है, यशवर्धन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, यशवर्धन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं डिबेट आगे बढ़ाता हूँ। स्वप्निल जी, हाँ, क्या जोड़ रहे हैं जी? 9 महीने का गौशालाओं का अनुदान, 12 महीने का नंदीशालाओं का अनुदान, 102 की सुविधा, ये मोबाइल जो वैन्स हैं, ये सारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू की। 1150 करोड़ रुपए का बजट दिया। नहीं, अनुदान बढ़ाया है बीजेपी ने, यशवर्धन भाई, अनुदान बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है।
हाँ, और आप सुनिए बात, मेरी बात सुनिए आप, हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि हम इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, लेकिन ये गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं हम बहुत अच्छा बीफ सप्लाई करेंगे, ये बीजेपी वाले कहते हैं। इनके मुख्यमंत्री अरुणाचल के कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नहीं, इनके खुद के मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चलाते हैं? उत्तर भारत में कुछ, दक्षिण भारत में कुछ, लेकिन खाने वालों को लेकर तो मैं नेहरू तक भी जा सकता हूँ, लेकिन केरल याद करते, केरल याद कर लीजिए, केरल में मैंने आपसे कहा कि मैं दूध का टिकट दिया कांग्रेस ने। 2 मिनट चेतन भाई मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा ऑथेंटिक पर्सनालिटी और कोई नहीं हो सकती गाय पर, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। आलोक सिंघल जी सीईओ हैं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आलोक जी स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, अनुदान को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अनुदान कब से नहीं मिल रहा है, मुझे इस बात का आप एक बार जवाब दे दें। अनुदान की प्रक्रिया पिछले अगस्त से अब तक में 5 माह का अनुदान हमें मिला है। उसमें से भी कुछ समय का, कुछ घोषणाओं का बाकी है। और क्या स्थितियां हैं, कहने का मतलब कितना पेंडिंग है और कितनी ऐसी गौशालाएं होंगी जहां तक अभी अनुदान नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, मैं गौधाम पथमेड़ा की बात करूं, हमारे द्वारा संचालित गौशाला में 2 गौशालाओं का अनुदान अभी 5 महीने का बाकी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का, और पिछले वर्ष का विकलांग अनुदान बाकी है। अच्छा, जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 का मिलना था। और इस वर्ष का अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो अनुदान है उसके बिल अभी तक लिए नहीं गए, भौतिक सत्यापन तक का काम हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी एक पोर्शन है जो बाकी है, और इस फाइनेंशियल ईयर का भी एक बड़ा पोर्शन है जो कि बाकी है। और ये तो उस गौशाला की बात कर रहा हूं मैं जो समृद्ध मानी जाती है, जो अपने कार्यप्रणाली को लेकर मानी जाती है, बहुत ही समृद्ध गौशालाओं में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भाई। बाकी जो छोटी गौशालाएं हैं फिर वहां पर क्या स्थिति होंगी वो आप इमेजिन कीजिए। ये दूध का दूध, पानी का पानी करना जरूरी था। लेकिन इससे पहले संजय महिला जी, मुझे एक बात बताइए जी। राजस्थान सरकार के वकील हैं, हर स्टेट के अपने अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटेड होते हैं, उनका एक पैनल होता होगा जी, होता है ना, उनका रोस्टर बनता होगा शायद, या उनको केसेस अपॉइंट होते होंगे। स्टैंडिंग काउंसिल है वहाँ पर सरकार की तरफ से। वहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर AAG जो होते हैं, एडिशनल एडवोकेट पैरवी करने के लिए हैं। इसके अलावा एडिशनल काउंसिल हैं, उन स्टैंडिंग काउंसिल, उनको पर्टिकुलर उनका जुरिडिक्शन तय कर रखा है कि कौन से साइड के कौन से केसेस देखेंगे। इस मैटर के अंदर भी स्टैंडिंग काउंसिल है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। सरकार का अपन पर्टिकुलर बार बार ये देखें, सरकार की कोई गलती, सरकार ने तो अपनी नियुक्ति कर रखी है वहाँ पर। अब उस दिन 21 अक्टूबर को जो पैरवी का दिन था, इस पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो राजस्थान सरकार की पैरवी के लिए जो वहाँ पर अधिकृत अधिवक्ता थे, क्या बोनाफाइड मिस्टेक रही उनके पार्ट पर, क्या चूक रही, ये जैसे अभी बता रहे हैं साहब कि उसकी जांच चल रही है और करनी भी चाहिए कि वो अपने पार्ट पर, अपनी जिम्मेदारी निभाने पर किस तरीके से उनके पार्ट पर चूक हुई। मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने शायद नोटिस भी, या किसी कोर्ट ने तो नोटिस दिया था, पहले दिया हुआ था, नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद में ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इसका वर्णन भी किया है कि भी नोटिस की तामील हो चुकी है। प्योर नेग्लिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट, हाँ, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट की पार्ट पर नहीं, गवर्नमेंट ने तो बाकायदा इनका वो भी कर रखा, मानदेय भी बढ़ा रखा, सुविधाएं भी दे रखी हैं, लेकिन भविष्य के लिए कुछ इस तरह की गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि जो अधिकृत रूप से अधिवक्ता जो हमारे हैं वो अपना पार्ट जिम्मेदारी से निभाएं। ठीक है, मैं यशवर्धन भाई इस पॉइंट पर मैं कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाहता हूं। ये भी देखिए, सरकार तक तो इंफॉर्मेशन आएगी, और सरकार तक इंफॉर्मेशन ही आई है, वहां पर जो वकील बैठा है ये उसके पार्ट पर नेग्लिजेंस है, जिसका एक लार्जर पिक्चर ये है कि उसकी वजह से हम बीजेपी को भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? स्वप्निल जी, आपको याद होगा राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर इनसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए, क्योंकि सारी लीगल चीजें बाधित हो रही थी। फटकार के बाद तो एजी नियुक्त हुए इनसे, तो इनसे चीजें संभल नहीं रही है, मालूम है नहीं, एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को नहीं मालूम। आप इसमें देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है कि नोटिस ऑफ दिस पिटीशन वाज इश्यूड ऑन 8/10/2024 बट नो वन हैज फाइल्ड वकालतनामा और एंटर्ड अपीयरेंस। किसी ने वकालतनामा ही नहीं लगाया। तो ये मॉनिटरिंग कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे?
विधि विभाग एजी फटकार के बाद में नियुक्त होता है और एजी नियुक्त भी हो जाए तो नहीं, विधि वकील विभाग। पहुंचते हैं कोर्ट में। ये तो विधि विभाग देखेगा, जी? ये सरकार डायरेक्ट थोड़ी ना देखेगी, हाँ। ये तो विधि विभाग देखेगा। सरकार, विधि विभाग उसी का पार्ट है, सरकार हाँ। का ही पार्ट है। हाँ सरकार का ही तो पार्ट है ना। हाँ। तो फेलियर तो सरकार का ही माना जाएगा कि वो विधि विभाग को भी मॉनिटर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, तो इसका जवाब चेतन भाई आपको मुझे लगता है देना चाहिए। विधि विभाग इससे ज्यादा स्क्रूटनी में कभी नहीं रहा है जितना इस वक्त आ गया है। बिल्कुल, मैंने पहले ही जवाब दिया, तो मैं भी दे रहा हूँ। चूक होती है, चूक हुई है, मैंने शुरू में कहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या, इसका रेक्टिफिकेशन क्या है? पहली बात तो जांच है, जांच चल रही है। किस कारण से वो कम्युनिकेशन गैप है, लेटर का गैप है, कई बार मेल मिलता है, कई बार मेल नहीं मिलता है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है, जानबूझ के हुई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने यह फैसला क्यों किया है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे? सरकार की नीति और नियत साफ है, सरकार बिल्कुल क्लियर है। सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ने वाली नहीं है जो नेग्लिजेंसी करता है। सरकार का जो नीति है और जो नियत और सरकार चलाने का जो तरीका माननीय भजन लाल जी का है, ठीक है। उन्होंने शुरू में ही कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम मैं कर रही है। एक वो पॉइंट और भ्रष्टाचार हो, है, एक पॉइंट और है, उसको और ले लेता हूं। एक एक रिएक्शन में आप तीनों से ले लूंगा, उसके बाद इस डिबेट को क्लोज करूंगा। संजय भाई मुझे थोड़ा सा एक बात समझाइए जी। एक बार जब जमानत का ग्राउंड बनता है तो अगली बार जमानत लेना आसान हो जाता है, ऐसा अमूमन पिक्चरों में दिखाया गया है। असलियत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिस तरह का सिनेरियो बना है पुनर्विचार याचिका के बाद, आपकी एक्सपर्टीज में क्या हो सकता है? ऐसा है कि अगर ये इसका जो रिकॉर्ड जिसके ग्राउंड का मेंशन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वो अगर कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो सरकार उसके ऊपर बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है। अगर वो भविष्य में प्रिवेंटिव सारे जो मेजर्स थे उनको अडॉप्ट किया और ये कहा कि अगर इसका इसी नेचर के कोई भविष्य में कोई केस आता है या और है तो बेल कैंसिल करते हुए ये माना जाएगा कि इसने इस बेल का दुरुपयोग किया। कंडीशनल बेल है, ठीक है। हाँ, और ये भी माना है चूंकि लंबे समय तक अनिश्चित काल तक के लिए उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। बस खाली उसकी एब्सेंस को कोर्ट ने जरूर माना कि सरकार का पक्ष रखने के लिए, ताकि रिकॉर्ड इसका जो भी हो सामने आ सकता था। ये उसके वकील साहब के पार्ट के ऊपर, जो वहाँ स्टैंडिंग काउंसिल थे उनके पार्ट के ऊपर। ठीक है, अमूमन मैं राजनीतिक विश्लेषकों से क्लोजिंग कमेंट लेता हूं, लेकिन आज मैं दरअसल जानना चाहता हूं कि सियासत का इस मैटर पर क्या क्लोजिंग कमेंट होगा। इसलिए 20 सेकंड यशवर्धन भाई आपके हैं और 20 सेकंड फिर चेतन भाई आपके होंगे। यशवर्धन भाई आपके 20 सेकंड क्लोजिंग कमेंट डिबेट पर। मैं फिर वही रिटेट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कोई मामला गया और उसको पूरा रिकॉर्ड ही नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट अंधेरे में थे कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ मामला क्या है। तो ये जो चूक हुई है, ये जो नेग्लिजेंस हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके कारण अपराधी नहीं छूटे जाने चाहिए। हमारा तो यही मानना है, इस चीज को चाक चौबंद करना चाहिए और जांच में जो भी अधिकारी या जो भी कोर्ट अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय में। ठीक है, पार्टी विद अ डिफरेंस चेतन भाई इस तरह से डिफरेंट होगी ये नहीं सोचा था, ये किसी ने नहीं सोचा था, इसलिए क्लोजिंग कमेंट का मौका मैं आपको भी दे रहा हूं। लेकिन इस बात के साथ कि आज के बाद आप समझ रहे हैं ना, ये तेरी गाय और मेरी गाय की जंग में आप उसी स्तर पर आ गए हैं जिस स्तर पर आप किसी और को रखना चाहते थे। स्वप्न जी, गाय राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। गाय की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का, हिंदुस्तान के नागरिक का कर्तव्य है। गाय हमारे लिए पूजनीय आराध्य है, इस बात में कोई दोहराई लगता है क्या आपको? लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है गोवंश की रक्षा के लिए, जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से अनुदान के मामले में आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से नंदीशालाएं गौशाला की संख्या बढ़ा रही है, जिस प्रकार से मोबाइल वेटनरी यूनिट शुरू कर रही है, जिस प्रकार से गोपालकों को इंश्योरेंस के लिए 5 लाख और 2.5 लाख के बीमे की व्यवस्था कर रही है, वो सरकार उसकी क्या स्थिति है चेतन भाई, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। गो तस्कर को छोड़ा नहीं जाएगा, ना छोड़ा गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले भी कहा था, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुरुस्त करके आगे बढ़े। देखिए, गाय के नाम पर कोई व्यक्ति हो सकता है जाकर वोट डालते वक्त ईवीएम का कोई बटन दबा ले गाय के इशू पर, लेकिन गाय तो खुद वोट डालने जाती नहीं। अब मैं जो बात नहीं समझ पाता हूं वो ये नहीं समझ पाता हूं कि एक ऑर्डर निकलता है कि गाय को आवारा न कहा जाए, ये अपमानजनक है, निराश्रित कह दीजिए, क्योंकि निराश्रित में खुद मुख्तार होते हैं हम, है ना। निराश्रित में मीनिंग ये होता है कि हम खुद से भी अपना देख सकते हैं, लेकिन बेसहारा में कौन सा सम्मान है साहब? आप किसी को बेसहारा बुला लेंगे तो उसमें सम्मान नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि गाय को लेकर सेंसिटिविटी अगर सियासत छोड़ेगी
तो फिर सवाल उठेंगे और इसी तरह की डिबेट्स बार बार लानी पड़ेंगी। सिर्फ इतना सा मेरा पॉइंट है, और ये आज पहली बार मैं बहुत लंबे समय बाद एक क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।